अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया है, ठीक है। जितने भी तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं उसमें से हमने लास्ट ऑटोमेरिज्म भी पढ़ा, और अब अपन आ गए किस पे, अब अपन आ गए स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने ये देखा था कि यार स्पेस में जो है ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फॉर्मली कि भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या बोलता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलता है ये, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। कनेक्टिविटी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, तभी आइसोमेरिज्म में पार्ट लेगा। बस ये है कि डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स का स्पेस के अंदर। स्टीरियो आइसोमर अपन ने देखे थे दो तरह के होते हैं, कॉन्फिगरेशनल। यहां पे अब इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉन्फिगरेशनल के नीचे लिखी हुई है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि यार नॉन इंटर कन्वर्टिबल और रिजॉल्वेबल, नॉन इंटर कन्वर्टिबल और रिजॉल्वेबल, ये जो है ये आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये अलग अलग कंपाउंड है, और अगर क्योंकि अलग अलग कंपाउंड है तो ये रिजॉल्व भी नहीं सकते। तो जो कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमर हैं वो अलग अलग कंपाउंड है, नॉन रिजॉल्वेबल नहीं, रिजॉल्वेबल हैं। आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो, मतलब अलग अलग कर सकते हो। रिजॉल्व करने का मतलब अलग अलग कर सकते हो। दूसरे तरह के होते हैं कॉन्फर्मेशनल, वो इसके एकदम अपोजिट होते हैं, वो इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं और नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हो। कॉन्फिगरेशनल दो तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शॉर्ट में जीआई, ऑप्टिकल आइसोमर शॉर्ट में ओआई। तो अपन जो अब शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं किससे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पेश हो गया आपके सामने। इसकी डेफिनेशन देखो, ये जो डेफिनेशन है इसके एक एक वर्ड को आए हैं तो एक एक वर्ड को समझ के जाएंगे पूरा अच्छे से। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आर नोन एज जीआई। डेफिनेशन सिंपल है, दो मेगा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे। पहली, ओरिएंटेशन अलग अलग है, अभी अपने को यह समझना है कि अलग ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये अपने को फिर से समझना है। अलग ओरिएंटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये दोनों चीजें समझनी है। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अलग ओरिएंटेशन जो भी आ रहा है स्पेस का, जो अपन समझेंगे, वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण आता है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को समझने से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। वो कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है, जो हम अभी समझना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से ऐसा क्या जादू होता है कि कंपाउंड जो है अलग ओरिएंटेशन दिखा सकता है स्पेस में। अब अपन जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने के लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। ये क्या है, सीधा हो जा, सीधा हो जा। ये है ब्यूटेन, ठीक है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। इसके अराउंड अब देखो, ये जो बॉन्ड मैंने पकड़ रखा है, ये बॉन्ड फ्री रोटेशन अलाउ करता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का अपोजिट फ्री रोटेशन। अभी जो ऊपर वाला कार्बन, नीचे वाला कार्बन, ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक उंगली से मैंने घुमाया, अब ये सामने आ गए। मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन क्या था, इस कार्बन के सामने ये वाला कार्बन, ये एक ओरिएंटेशन हो गया। इस कार्बन के सामने अभी मैं हाइड्रोजन ले आया, ये अलग ओरिएंटेशन हो गया। पर घुमा के मैं फिर से कार्बन के सामने कार्बन ला सकता हूं, तो ये मेरा फ्री रोटेशन वाला सिस्टम हो गया। ये एक ही कंपाउंड है, इसका नाम आप ब्यूटेन ही लिखने वाले हो, नाम में कोई फर्क नहीं आएगा, ये एक ही कंपाउंड है। इसको आप कैसे भी रख लो, ये रहने वाला C4H10 ही है। बात समझ में आई आपको। तो ये फ्री रोटेशन सिस्टम हो गया, ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे रहे, C4H10 सेम कंपाउंड, कोई फर्क नहीं है। ये फ्री रोटेशन हो गया। फ्री रोटेशन में एक इंपॉर्टेंट बात क्या देखी हमने, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है। तो अगर अब मेरे को रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखना है तो मैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखूंगा इस वाले सिस्टम से। इसमें क्या खास बात है, दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, ठीक है। अब देखो फिर से, ये क्या है, ब्यूटूइन। अभी के लिए इसका नाम क्या है, ब्यूटूइन। इसके नाम में मैं कुछ ऐड करूंगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। दोनों कार्बन सेम साइड, दोनों कार्बन सेम साइड, स्पेस में एक ओरिएंटेशन, ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको मोड़ के अपोजिट साइड ले जाऊं, मोड़ रहा हूं,
अच्छा जाना नहीं जाया, बहुत सिंपल है। देख मैं एक्चुअली में कोशिश कर रहा हूं, या मजाक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नीचे नहीं जा रहा क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, अगर हमको इसको नीचे भेजना है तो हमको इस डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल हो गया। इसका जो भाई है जिसमें कि कार्बन नीचे है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण अब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। वेयर एज ब्यूटेन के केस में ये एक ही कंपाउंड था। मैं इसको ऐसे घुमाऊं घुमाता ही रहूं, सब एक ही कंपाउंड चल रहा है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की कंडीशन है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अपने को समझ आ गया। अब अपन बात करते हैं स्पेस में ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन से क्या मतलब है, इसमें देखो दोनों कार्बन ऊपर ऊपर ऊपर, दोनों ऐसे मजे में ऊपर। इस वाले केस में एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, तो एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो गया। ये वाला कार्बन कार्बन को देख रहा है, इस वाले केस में कार्बन हाइड्रोजन को देख रहा है, नीचे भी कार्बन जो है वो हाइड्रोजन को देख रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गया। पर ये जो है बड़ा ही काम चलाऊ सा तरीका है। इसको देखने का एक बेटर तरीका और है, जो कि जब मैं आपको आगे समझाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं उसको बेटर क्यों भूल रहा था। इस केस में दोनों जो कार्बन हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, वो कितना हो गया, L1 हो गया। अब इस केस को देखो, इस केस में दोनों कार्बन के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। ये कार्बन क्या हो गया, L2 डिस्टेंस हो गया। तो L1 डिस्टेंस जिसमें दोनों कार्बन सेम है, इसको अपन इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इस केस में जिसमें दोनों कार्बन सेम है, L1 डिस्टेंस। इस केस में जिसमें दोनों कार्बन अपोजिट है, L2 डिस्टेंस। और L1 L2 से अलग अलग है। तो ये पहली कंडीशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड हो गए, ब्यूटुइन का पहला कंपाउंड, ब्यूटुइन का दूसरा कंपाउंड। तो इसके नाम में भी कुछ कुछ अलग अलग होना चाहिए, बिल्कुल इसके नाम में अलग होना चाहिए। तो इसका नामकरण अगर आपको करना है तो पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। और अरे नाम से सीखने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो, इन दोनों के नाम का जादू देखते हैं अपन, ठीक है। ये दोनों मेरे हाथ में ही पड़े हुए हैं, इनको कहीं जाने नहीं देंगे। पहले तो चलो ये और कर लेते हैं एक बार। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कौन सा कंपाउंड है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, फ्री रोटेशन ये। तो अभी अपन दोनों कार्बन सेम साइड को नीचे भेजते हैं और इसको लेके आता है ना। सो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये फ्री रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, फ्री रोटेशन, ठीक है। ये घूम जाएगा ऐसे ही बस। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में हमने क्या देखा कि भैया sp2 थे। फ्री रोटेशन में हमने क्या देखा, sp3 कार्बन के अराउंड बात हो रही है। अब देखो, ये जो मेरा कंपाउंड है और ये जो मेरा कंपाउंड है, ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। तो ये क्या हो गए, नॉन इंटर कन्वर्टेबल, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। मैं आपको इतनी देर से ये बात समझा रहा हूं, हम इसके नाम के पीछे पड़े हैं, तो अब नाम में भी आ जाते हैं। देखो, ब्यूटुइन, जब तक हमको पता नहीं था कि एक्चुअली में ये दो कंपाउंड की तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसके दोनों कंपाउंड को अपन बना देते हैं। पहला जिसमें कार्बन सेम साइड, कहां गया, ये रहा कार्बन सेम साइड, ठीक है। दूसरा कार्बन अपोजिट साइड, तो ये रहा दूसरा कार्बन सेम साइड, कार्बन कार्बन अपोजिट साइड। तो ये दोनों हो गए। तो जो सेम साइड होते हैं जिसमें कि सिमिलर ग्रुप, जैसे कि ये दोनों कार्बन इसमें सेम साइड हैं, ये कहलाता है सिस। और जिसमें अपोजिट साइड होते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रांस। तो इस वाले का नाम हो गया सिस 2 ब्यूटीन, नीचे वाले का नाम हो गया ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो इनके नाम अलग अलग हैं, दो अलग अलग कंपाउंड हैं। बहुत बेसिक्स है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। दोनों के एक के डिस्टेंस L1, दूसरे के डिस्टेंस L2, अलग अलग डिस्टेंस के साथ हैं ये। तो ये जो नामकरण है ये इनफैक्ट हमको पढ़ना है, और ये कहलाता है क्या, नोमेनक्लेचर सिस्टम्स ऑफ GI। उसमें पहला सिस्टम है सिस एंड ट्रांस। सिस ट्रांस की डेफिनेशन एक बार फॉर्मली अपन देख लेते हैं। सिस ट्रांस की डेफिनेशन क्या है, सिस ट्रांस सिस्टम, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिस। सिमिलर ग्रुप कार्बन कार्बन अपोजिट साइड, ट्रांस। सिंपल, ठीक है। सो बेसिकली अगर AA BB
ए और ए सेम साइड तो सिस, और अगर ए और बी सेम साइड मतलब बी और बी अपोजिट साइड या ए और ए अपोजिट साइड तो ट्रांस। बात समझ में आई? सिंपल, सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस, है ना। तो ये तो हुई बात। अब ये इंटरेस्टिंग केस है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है देखो, पहले इनको रख दें। अब यहां पे अभी तक हम अपन जो है ए एक्स वाई की बात नहीं कर रहे थे, ए बी बी की बात कर रहे थे। अब यहां पे तो एक्स वाई आ गया। अब क्या करें? कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन आ सकता है। देखो इसके नीचे मैंने लिख रखा है सिस। अब ये फॉर्म सिस या ट्रांस कहलाने के लिए तभी एलिजिबल है जब एटलीस्ट एक ग्रुप सिमिलर हो। सिस ट्रांस के डेफिनेशन में क्या था? सिमिलर ग्रुप सेम साइड सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। तो यहां पे ए और ए ये दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं। अगर ए और ए सिमिलर ग्रुप्स हैं, किस साइड है? सेम साइड, तो क्या कहलाएंगे? सिस। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, कितने कार्बन है यहां? 5 कार्बन। एक तरफ लगाए CH3, दूसरी तरफ लगाए CH2CH3। इन दोनों के रिलेटिव मतलब इन दोनों को अगर मैं ध्यान में रखूंगा तो ना तो मैं सिस कह पाऊंगा ना ट्रांस कह पाऊंगा, क्योंकि ग्रुप सिमिलर नहीं है। पर मैं फिर भी इसको ट्रांस बोल सकता हूं क्योंकि दोनों हाइड्रोजन तो सेम है, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग साइड हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन अलग अलग साइड हैं, है ना, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग साइड है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांस टू पेंटीन। 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड 2 पे है, नामकरण हमको आता है। तो ये तो बात हुई कंडीशन 1 की, ठीक है। कंडीशन 2 पे आता है। कंडीशन 2 हमसे बोलती है कि दो ग्रुप जो ईच एंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड है ये अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होना चाहिए भैया? इसको समझने के लिए अपने को एग्जांपल लेना पड़ेगा इस कंपाउंड का, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, सेम ग्रुप सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इसको पलट लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस कितना? L1। और इंपॉर्टेंट बात, अभी यहां पे कार्बन के सामने हाइड्रोजन है। इस केस में देखो अभी कार्बन के सामने हाइड्रोजन है, ठीक है। पर अगर मैं सिस ले आऊंगा तो कार्बन के सामने कार्बन है। जैसे मैंने उसका ट्रांस बनाया, कार्बन के सामने हाइड्रोजन है। इस केस में देखने चल क्या रहा है? कार्बन के सामने हाइड्रोजन। एक काम करते हैं, इसका ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तोड़ा तोड़ा, जिसको नीचे लगाया था, जो नीचे था मतलब उसको ऊपर लगा दिया, जो ऊपर था उसको नीचे कर दिया। कार्बन के सामने क्या है? फिर से हाइड्रोजन आ गया। इसीलिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहले भी कार्बन के सामने हाइड्रोजन था, अभी भी कार्बन के सामने हाइड्रोजन है। स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं हुआ। पहले कार्बन हाइड्रोजन के बीच की लेंथ L1 थी, अभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच की लेंथ L1 है। हुआ ही नहीं ना चेंज। तो ये कंडीशन 2 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। A नॉट इक्वल टू बी, A डैश नॉट इक्वल टू बी डैश सिर्फ तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। CAA नहीं होगा, सेम ग्रुप सेम साइड नहीं होगा भैया। ABD, A और A सेम साइड नहीं होने वाला। ABC नहीं होने वाला। अब हो जाएगा CAB। हाँ, एक साइड में अलग अलग ग्रुप है, जैसे एक बार कार्बन हाइड्रोजन हो गया, बिल्कुल हो गया। ABBD, B और B के रिस्पेक्ट में हम इसमें सिस और ट्रांस की बात कर सकते हैं। B और B सेम साइड तो सिस, B और B अपोजिट साइड तो ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। अब इसमें कंफ्यूजन आ सकता है। AB और DE किसके रिलेटिव में सिस और ट्रांस की बात करूंगा? किसके रिस्पेक्ट में कर सकता हूं? किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब अभी तक तो हमने से एक नोमेनक्लेचर पढ़ा है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा, क्योंकि एक केस में A के सामने D होगा, एक केस में A के सामने जब मैं बॉन्ड तोड़ के नीचे ऊपर कर दूंगा तो A के सामने E होगा। तो स्पेस में ओरिएंटेशन तो बदल रहा है, पर ये सिस ट्रांस नहीं होगा, ये कुछ और होगा जो कि हम नोमेनक्लेचर थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले अपन सिस ट्रांस को पक्का कर लेते हैं, है ना। तो ये हुआ। अब अपन आते हैं कंडीशन 3 पे। कंडीशन 3 का कमाल देख लेते हैं। कंडीशन 3 ये बोलती है कि जो टर्मिनल वैलेंसी है जिसके बीच में हमको सिस ट्रांस देखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है, सिस ट्रांस तो एक पर्टिकुलर केस हो गया, वो सेम प्लेन में होनी चाहिए है।
सेम प्लेन में नहीं हुई तो क्या होगा सर? बिल्कुल बताते हैं, ये आ गया, ठीक है, सी सी सी। यहां पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहां वाला डबल बॉन्ड थोड़ा अलग प्लेन में चला गया है, ये वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। आपको एक ही बॉन्ड दिख रहा होगा पर ये दो बॉन्ड है, देख लो भैया, दो बॉन्ड है, ठीक है, ये अलग अलग प्लेन में चले गए। अब जरा अपन बात करते हैं ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? L1 है, बिल्कुल है। अब अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, जल्दी जल्दी, अब मैंने इसको ये बना दिया, बॉन्ड चेंज हो गए, पहले ब्लू वाली बॉल नीचे थी, अब ब्लू वाली बॉल ऊपर है। अब मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस L1 ही आ रहा है वापस, इसका मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं हुआ है। हम तो डिस्टेंस से देख रहे हैं ओरिएंटेशन को, तो स्पेस में अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे क्या? नहीं होंगे। बहुत खास बात है ये, इसीलिए हमने डिस्टेंस से देखा था। इसमें ऊपर नीचे का तो मैं क्या देखूं, एक तो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक ये वाले हमारे वर्टिकल प्लेन में, ऊपर नीचे का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इसीलिए इस केस के लिए हमने डिस्टेंस चेक करना शुरू किया था। तो जब भी वैलेंसीज अपोजिट प्लेन में चली जाए, मतलब सेम प्लेन में ना हो, तो हम जीआई की बात नहीं कर सकते। जीआई की अगर आपको बात करनी है तो टर्मिनल वैलेंसीज सेम प्लेन में होनी चाहिए, सब की सब वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे बढ़ते हैं, कंडीशन से आपको समझ में आ गई? बिल्कुल सर, समझ में आ गई। जैसे अब आप मेरे को बताओ कि किस किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, एल्कीन के रिस्पेक्ट में किस किस में नहीं होगा। पहला एग्जांपल, कुछ एग्जांपल मैं कराता हूं। ये बिल्कुल सिस केस है सर, सामने सामने दिख रहा है, तीनों कंडीशन मीट हो रही है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग हैं दोनों केस में, बिल्कुल हैं। और क्या एक प्लेन में है? बिल्कुल है, तो जीआई होगा। ये वाला केस, टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग हैं, एक प्लेन में है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो जीआई होगा। अगला केस, ये केस हमको डबल बॉन्ड के अलाउंग देखना है, मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड। अब देखो, जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो तो सेम ही वैलेंसी कहला रही है, मतलब उसमें तो दोनों तरफ सेम ही वैलेंसी है ना भैया, अलग अलग थोड़ी ना है। नंबरिंग करके देख लेना अगर आपको मेरे पे विश्वास ना हो रहा हो तो, ठीक है। तो एक तरफ हमारे पास केस हो गया CAA और C कौन सा? BC का, पर A है, क्योंकि CAA है तो ये GI शो नहीं करेगा, तो सॉरी, इसका आंसर हो गया नो। ये वाला केस, अब देखो 3 मेंबर्ड रिंग में मैंने ऊपर की तरफ एक CH3 जोड़ दिया, तो अगर मैं CH3 को ऊपर को देखूं तो उसने पूरा का पूरा रिंग का जो डायनेमिक्स है वो चेंज कर दिया है। अब ऊपर की तरफ वैलेंसीज अलग है, नीचे की तरफ वैलेंसीज अलग है रिंग में, तो ये क्या हो गया? अलग अलग हो गए। मतलब अब केस क्या हो गया? CAB और CDE, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आपको रिंग में कंफ्यूजन होगा, तो ये ध्यान रखना, अगर कुछ कुछ सेम सेम सा लग रहा है तो जीआई शो नहीं करेगा, और अगर वैलेंसीज अलग अलग हैं तो जीआई शो करेगा, ठीक है। अब अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं इस वाले ग्रुप के अराउंड। कौन सा ग्रुप है ये? C डबल बॉन्ड N पे एक लोन पेयर है, और उसकी दूसरी वैलेंसी अभी अपन जैसे जैसे केस करेंगे देखते रहेंगे। पहला केस क्या है? इमीन, जब N से H जुड़ा हुआ हो। तो अब देखो यहां पे एक बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, हमारे लिए फायदेमंद बात यह है कि जब भी नाइट्रोजन होगा ना, तो हमको इस बात की तो चिंता करनी नहीं है कि उसकी दोनों वैलेंसी सेम तो नहीं है ना, क्योंकि एक वैलेंसी पे तो लोन पे रहेगा, दूसरी पे कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही सही। हमको सिर्फ चिंता करनी है कार्बन के केस की। तो जो इमीन है, पहले देख लेते हो बनती कैसे है, ये भी तो देखना इंपॉर्टेंट है। जब हम उसको कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसको? अमोनिया को, तो क्या बनता है? इमीन। जैसे कि आपको अभी दिखाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अमोनिया, इमीन कैसे बनानी है? बीच का पानी उड़ा दो, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अमोनिया रिएक्ट कराओ, पानी उड़ाओ, इमीन पाओ, सिंपल। पानी उड़ाया, क्या मिल गया? ये बन गया इमीन। अब देखो ये वाला जो इमीन है
ये डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा अगर R इज नॉट इक्वल टू H। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की कंडीशन की बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर कीटोन हुआ, रिएक्शन सेम होता है। ये कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? जब R नॉट इक्वल टू R डैश। तो बस कार्बन के अगर दोनों ग्रुप सेम नहीं है जो कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इमीन हमेशा 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 क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यही यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लो और अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, कौन सा कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा कि नहीं, क्वेश्चन है आफ्टर रिएक्शन विद NH3। कार्बोनिल कंपाउंड आपको यहां पे दिया जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, सबसे छोटा कीटोन। ये क्या है? सबसे छोटा कीटोन है। ये इंफॉर्मेशन काम आएगी, याद रखना। सबसे छोटा कीटोन, दोनों ग्रुप सेम, R इक्वल टू R डैश, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा बिकॉज R इक्वल टू R डैश। अब H C डबल बॉन्ड हो H, R इक्वल टू H, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पर अगर मैं H की जगह D लगा दूंगा तो R अब नॉट इक्वल टू H है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और क्या बनाएगा? दो कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, आगे वाला केस ये करेगा। क्यों करेगा? अब देखो, एक फिनाइल रिंग पे CH3 लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे। पहली बात तो R नॉट इक्वल टू R डैश, वो क्यों हो रहा है वो बताता हूं। एक फिनाइल रिंग पे पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरी पे मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड के रिलेटिव, इसीलिए दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। तो ये कार्बन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ये शो करेगा क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, ई केस ले लेते हैं। ये शो नहीं करेगा, कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम है, तो मतलब नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज R इक्वल टू R डैश। अभी हमने देखा इमीन, नाइट्रोजन की वैलेंसी पे जब मैंने H लगाया था तो क्या बना? इमीन। पर अब मैं N के साथ H की जगह OH लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइम। ऑक्साइम की रिलेशन भी, मतलब ऑक्साइम बनता भी वैसे ही है जैसे इमीन बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड को मैं NH3 की जगह अब NH2OH से रिएक्ट करवाऊंगा। पानी उड़ाओ ऑक्साइम पाओ, पानी उड़ाओ ऑक्साइम पाओ, पानी उड़ाया, क्या बन गया? ऑक्साइम। ऑक्साइम शो करेगा जब R नॉट इक्वल टू H एंड R नॉट इक्वल टू R डैश। सब कुछ सेम है, सिर्फ H की जगह OH लग गया। तो एक आध क्वेश्चन हम यहां पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। कौन सा कीटोन शो करेगा GI आफ्टर रिएक्शन विद H2NOH? तो प्रोपेनॉन। नहीं नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि R इक्वल टू R डैश है। ब्यूटेनॉन, हाँ ये करेगा। क्यों? क्योंकि R नॉट इक्वल टू R डैश, एक तरफ CH3 एक तरफ CH2CH3, तो GI यहां पे शो होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये आपको करना है। मैंने थोड़ी देर पहले एक जगह बोला था कि ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी, अभी तक एक ही जगह बोला है, तो याद होगा तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी, पर मेरे को पूरा भरोसा है आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हाँ तो भाई, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसाइक्लिक कीटोन, हाँ लोएस्ट कीटोन, सबसे छोटा कीटोन, अभी तो बताया था CH3 C, CH3 और C पे डबल बॉन्ड O, तो ये सबसे छोटा कीटोन हो गया। और उसका नेक्स्ट होमोलोग, मतलब प्रोपेनॉन, उसका होमोलोग ब्यूटेनॉन, वो भी अभी हमने देखा था। इन दोनों को मिक्स किया है विद एक्सेस ऑफ NH2OH, तो दोनों के दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बन जाएगा हमारा कंपाउंड नाइट्रोजन वाला। पहले केस में देखो, प्रोपेनॉन के केस में कितने कंपाउंड टोटल बनेंगे? सिर्फ एक। कौन सा? ये। यार सिर्फ एक ही तो बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम है, दोनों वैलेंसी सेम है तो कोई GI नहीं होगा, तो सिर्फ एक कंपाउंड बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड NH CH3, बन गया ये वाला कंपाउंड। पर अगर अब ब्यूटेनॉन हुआ, ये कोई नहीं एक कंपाउंड, ये अगर ब्यूटेनॉन हुआ, कार्बन की दोनों वैलेंसीज अलग, एक तरफ CH3 एक तरफ CH3 CH2, तो इससे दो कंपाउंड बनने वाले हैं, तो टोटल कंपाउंड कितने हो गए? प्रोपेनॉन का सिर्फ एक, ब्यूटेनॉन के दो और, तो टोटल 3, तो इसका आंसर कितना हो गया? 3। अभी आपसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये काफी प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अजो कंपाउंड मेरे फेवरेट है क्योंकि इसमें हमेशा ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। कैसे? देखो, अजो कंपाउंड ये है, लोन पेयर तो रहेगा ही, H रहेगा ही, तो सिस ट्रांस बन जाएंगे। लो भैया, ट्रांस और सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर अजोबेंजीन हुआ तो फिर से
सिस और ट्रांस। अजो वाले हमेशा शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। अब इसके लिए अपने को जो है मॉडल को फिर से उठा के लाना पड़ेगा। तो अपन अभी शुरुआत करते हैं इससे। ये क्या है? 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग को वर्टिकल प्लेन में रख दिया। इसकी वैलेंसीज किस में हो गई? ये हो गई हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। पर ऐसे अच्छा दिखता है, समझ में इससे इजीली आता है। क्या फॉर्म बन रहा है यहां? एक ही प्लेन में, तो शो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या वैलेंसीज अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है? घुमाओगे? रिंग नहीं घूमने देती भैया, रिंग भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम होता है। तीनों कंडीशंस मीट हो रही है? हो रही है। जीआई शो होगा? होगा। सिस फॉर्म बदल दूंगा तोड़ के बॉन्ड, तो ट्रांस फॉर्म। तो ये साइक्लिक कंपाउंड में हो जाता है। सिमिलरली हम 4 मेंबर्ड रिंग का भी देख सकते हैं। इसको हटाओ 3 मेंबर्ड को, 4 मेंबर को देखो। 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम, बिल्कुल है। एक प्लेन में है क्या वैलेंसीज? बिल्कुल है। दोनों वैलेंसीज अलग अलग हैं क्या? वो भी हैं। शो होगा क्या? होगा। कौन सी फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म। अपोजिट साइड में, ब्लू ब्लू, रेड रेड अपोजिट साइड में, क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। तो साइक्लिक कंपाउंड में जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। एक रिंग वाले केस में मैंने भी आपको ये बताया है, ठीक है। बिल्कुल ये शो होगा अगर सारी कंडीशंस हमारी मीट हो रही हैं तो। सो बेसिकली ये दोनों कंपाउंड हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि देखो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिल्कुल डन है। यहां पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम नोटिस कर रहे हैं ना, जैसे देखो 3 मेंबर्ड रिंग वाला अगर मैं केस उठाऊं, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं नोटिस कर रहा हूं अभी इधर, तो कार्बन 1 और कार्बन 2 इनके अराउंड हो रहा है। जो ये कार्बन 3 है, इसके अराउंड हम बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ हम 1 और 2 ये वाले सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो ये बात नोटिस करनी, ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। 1 और 2 के अराउंड बात हो रही है। यहां पे भी जो ट्रांसफॉर्म बन रहा है वो 1 और 2 के अराउंड बन रहा है। तो साइक्लिक कंपाउंड में जीआई शो हो सकता है। डिपेंड करता है कि केस कौन सा है। सिमिलरली ये 4 मेंबर्ड रिंग में सिस और ट्रांस दो फॉर्म बन रहे हैं, सिंपल, ठीक है। सिस, ये वाला फॉर्म ट्रांस। इस केस में भी हो रहा है। मतलब अगर एडजेसेंट वाले कार्बन पे लगा हो, चाहे आमने सामने वाले कार्बन पे लगाओ, बिल्कुल हो सकता है। सारी कंडीशंस क्योंकि मीट हो रही हैं, तो यहां पे भी बन जाएगा सिस और ट्रांस। सिंपल सी बात है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन देख लेते हैं। साइक्लोएल्कीन्स में एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड जिसमें हो, मतलब रिंग के अंदर वाला पाई बॉन्ड, किसके अराउंड देखने की बात हो रही है? रिंग के अंदर वाले पाई बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। रिंग के बाहर के पाई बॉन्ड के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, रिंग के अंदर वाले पाई बॉन्ड में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। देखो, साइक्लोएल्कीन्स में जीआई एग्जिस्ट करता है अक्रॉस डबल बॉन्ड विद रिंग साइज इक्वल टू और ग्रेटर देन 8 कार्बन एटम। क्यों भाई? 8 से छोटी वाली ने क्या बिगाड़ा? 8 से छोटी वाली रिंग ने एक्चुअली में बहुत कुछ बिगाड़ दिया। देखो समझते हैं। यह है सिस्टम, दोनों H और H, सिस फॉर्म यहां पे बन रहा है। दोनों H और H सेम साइड और रिंग की जो वैलेंसीज हैं वो अपोजिट साइड। बढ़िया हो रहा है, समझ में आ रही बात। पर अब मेरे को इसका ट्रांसफॉर्म बनाना है, तो मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाऊं कैसे? 1 2 3 4 बढ़िया काम चल रहा है, हो रहा है ना। अब जरा इसका ट्रांसफॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए पहले मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, मार्किंग कर दी 1 और 2। सिस फॉर्म में क्या था कि H और H सेम साइड थे, तो जो दोनों रिंग वाले कार्बन हैं वो भी सेम साइड थे। अब मेरे को रिंग वाले कार्बन को अपोजिट साइड करना पड़ेगा, मतलब कार्बन 3 तो हो जाएगा यहां और कार्बन 4 हो जाएगा यहां पे, है ना। ये कार्बन 4 है। अब देखो, इसका मतलब बॉन्ड तो अभी भी 3 और 4 के कार्बन के बीच में, तो वो बॉन्ड कितना लंबा हो जाएगा? इतना लंबा। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को इतना लंबा। ये तो ऐसी बात हो गई, देखो इसको समझने का मेरे को जो बेस्ट तरीका लगता है वो ये होता है, छोटा रबर बैंड है, उसको ज्यादा खींचूंगा तो टूट जाएगा। छोटी रिंग है, बॉन्ड को ज्यादा खींचूंगा तो खत्म। बड़ा रबर बैंड है भैया, आराम से खींचते जाओ, काफी देर बाद टूटेगा। बस यहां पे भी सेम सिस्टम है। 4 कार्बन की रिंग को मैंने जबरदस्ती ट्रांस बनाने के लिए इतना खींचा कि दुनिया भर का स्ट्रेन आ गया इस रिंग में। जैसे ही दुनिया भर का स्ट्रेन इस रिंग में आया, ये हो जाएगी अनस्टेबल और ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा
तो अगर सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो काहे का आइसोमेरिज्म, वो तो एक ही कंपाउंड हुआ, तो ये सिर्फ सिस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसीलिए 8 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा में जितनी रिंग बड़ी होगी उतना स्ट्रेन कम आएगा, तो स्टेबिलिटी हम वहां पे सोच सकते हैं। तो बस ट्रांस में H है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिस ट्रांस, स्ट्रेन 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 स्ट्रेन, नो एग्जिस्टेंस। ठीक है, बस ट्रांसफॉर्म ये 8 मेंबर्ड रिंग ये आपको दिख रहा है, ये आराम से पॉसिबल है। यहां पे 10 मेंबर्ड रिंग ले आऊंगा, वहां पे भी आराम से पॉसिबल सिस और ट्रांस है। तो अगर मैं इसकी समरी करूं तो 3 से 7 में कोई जीआई नहीं होता, ट्रांस डजंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रेन। 8 से 11 में सिस ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, क्योंकि अभी भी रिंग इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि भैया ट्रांस ही स्टेबल हो जाए, अभी भी स्ट्रेन है। और 12 से बाद ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? ऐसा समझने के लिए आपको थोड़ा सा रिपल्शन का समझना पड़ेगा। जो हमें बीएससी-पीआर में इनऑर्गेनिक में देखा था उसकी फील हम लेना शुरू कर सकते हैं। सिस फॉर्म में क्या होता है, देखो ये दोनों बड़े ग्रुप हैं, ठीक है, सिस फॉर्म में ये दोनों अभी थोड़े पास पास हैं, L1 इनकी डिस्टेंस है। पर अगर मैं इसी को ट्रांस बना दूंगा, जैसे इस केस में देखते हैं, इसका सिस इसका ट्रांस, ये सिस, ठीक है, बड़े ग्रुप पास पास रिपल्शन लगेगा, ट्रांस बड़े ग्रुप दूर दूर। अब 11 मेंबर से बाद उसको तो बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं है, स्ट्रेन की तो चिंता नहीं ना, वो तो आराम से बैठा हुआ है। अब उसको पड़ेगी यार कि अब थोड़ा रिपल्शन कम किया जाए। स्ट्रेन गया, रिपल्शन कम करते हैं। रिपल्शन कम किस में होता है? ट्रांस के केस में होता है, यहां पे रिंग वाले केस में। तो इसलिए ट्रांस ज्यादा हो जाएगी स्टेबल सिस से। जीआई स्पाइरो कंपाउंड्स, आपको स्पाइरो कंपाउंड भी दिखा देते हैं, ठीक है। अगर मैं स्पाइरो कंपाउंड की बात करूं तो ये रहा मेरा स्पाइरो कंपाउंड। यहां पे भी वो सेम प्रॉब्लम है, ये वाली रिंग वर्टिकल प्लेन में है, ये वाली रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इनकी वैलेंसीज जो है, ये वाली वैलेंसी वर्टिकल प्लेन, ये वाली 2 वैलेंसी हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों अलग अलग प्लेन में है। जीआई शो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो जीआई शो नहीं होगा। तो जीआई शो करने के लिए आपको एक रिंग और लगानी पड़ेगी। एक रिंग और लगाते ही वो सब प्लेन में आ जाएंगी, जो फर्स्ट और थर्ड रिंग है वो। तो जैसे फर्स्ट और थर्ड रिंग आई, कार्बन की वैलेंसीज अलग अलग हुई, तो जीआई शो हो जाएगा। तो स्पाइरो कंपाउंड में यही होता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, ये दोनों वैलेंसीज अलग अलग प्लेन में, तो जीआई शो नहीं होगा, ठीक है, नो। पर इस केस में जो वैलेंसीज हैं वो सेम प्लेन में आ गई हैं, जो जिसकी हम बात करें ए, बी और डी और ई की, तो यहां पे जीआई शो हो सकता है। बस इसमें आपको यही चेक करना है। फाइनली हमारी थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि अगर प्लेन में वैलेंसीज होंगी, टर्मिनल वैलेंसीज, तो होगा। तो स्पाइरो में ऐसे होता है, इवन नंबर ऑफ रिंग्स हुई तो जीआई, और अगर ऑड नंबर रिंग्स हुई तो जीआई हो जाएगा। एक रिंग में भी हो रहा था ना, मतलब एक रिंग में तो स्पाइरो क्या ही बोलेंगे, ठीक है। सो इवन नंबर ऑफ रिंग्स नो जीआई, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स दिस शोज जीआई, सिंपल। अब अपन देख लेते हैं क्यूमीन्स में। क्यूमीन मतलब डबल वन डबल वन डबल वन, ठीक है, उसका भी अपने पास एग्जांपल है, तो उसको अपन मॉडल से देखते हैं, ठीक है। वापिस से इसमें सेम है वैसे एनालिसिस, 2 डबल वन दिख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में, वैलेंसीज अलग अलग प्लेन में, टर्मिनल वैलेंसीज जिसके ऊपर मेरे को जीआई देखना है, ये और ये, कोई जीआई नहीं होगा। पर 3 डबल वन लेके आ जाता हूं मैं, इसको रख देते हैं 2 वाले को, 3 डबल वन, सेम प्लेन, वर्टिकल प्लेन में वैलेंसीज, वर्टिकल प्लेन में वैलेंसीज, अपोजिट साइड सिस, नहीं ट्रांस, क्या सिस, ठीक है ना। इसको मैं बॉन्ड्स को तोड़ के जो है तोड़ ही लेते हैं, इसको अपन सिस भी बना सकते हैं, तोड़ा लगाया, अलग अलग 2 कंपाउंड बनेंगे, सिस और ट्रांस। वापस अब ये क्या हो गया, सेम प्लेन में आ गए, और ये हो गए सिस, पहले थे ट्रांस। तो बस इसमें भी सेम है कि अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है नहीं होना, ऑड नंबर हुए तो हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, इवन नंबर अलग अलग प्लेन में नहीं होना, ऑड नंबर सेम प्लेन में हो जाना है। बस इसकी भी समरी क्या है, सेम समरी जो स्पाइरो के लिए थी, इवन पाई बॉन्ड नो जीआई, ऑड पाई बॉन्ड यस जीआई, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि किस किस में जीआई शो होगा, किस किस में नहीं होगा। पहला कंपाउंड है ये, इवन नंबर ऑफ रिंग्स, स्पाइरो नो चांस, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स, स्पाइरो यस, डन है, ठीक है। CH3 लगे हुए हैं जो टर्मिनल वैलेंसीज है, और एक H और H है, सारी कंडीशंस मीट हो रही है,
थर्ड वाले मतलब जिसमें 3 रिंग है उसमें प्लेन में भी है, टर्मिनल वैलेंसी भी अलग है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम भी है, तो हो जाएगा। तीसरा केस 4 इवन नंबर ऑफ रिंग्स नहीं होना स्पायरो में, है ना। और एग्जांपल कर लेते हैं। अब ये वाला मस्त है। ये वाला मस्त क्यों है? क्योंकि इसमें हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ रिंग्स हैं, पर यहां पे मैं स्पायरो के अराउंड बात ही नहीं कर रहा, यहां पे तो मैं किसी और सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। कौन से सिस्टम? इस बॉन्ड के अलोंग। आप देखो इस बॉन्ड के अलोंग तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो हो जाएगा। तो जो वैलेंसीज है टर्मिनल वाली वो सेम प्लेन में है, बिल्कुल है, और अलग अलग है, अलग अलग भी है, तो इसमें हो जाएगा। तो ये यस। सिमिलरली यहां पे अगर मैं नाइट्रोजन वाले के अराउंड देखूं, इस दोनों के अराउंड जिसमें मैंने दोनों को सर्कल किया हुआ है, वो दोनों के अराउंड जीआई हो जाएगा। स्पायरो के अराउंड नहीं होना, पर ये जो बॉन्ड मार्क्ड है इसके अराउंड जीआई हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम भी है तो जीआई बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 स्पायरो रिंग देखते से मना मत कर देना कि भैया नहीं हो सकता। पहले ये देखना कि कोई और सिस्टम तो नहीं है जहां पे जीआई हो सकता हो। अगर कोई और सिस्टम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो डेफिनेटली होगा, है ना। एक और एग्जांपल, क्यूमीन वाला, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, नहीं होना, अलग अलग प्लेन में है, नो। अब इतना बड़ा, इसमें कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 है, 5 ऑड है, होगा क्या? दोनों टर्मिनल वैलेंसीज अलग अलग हैं, बिल्कुल हैं, तो यहां पे हो जाएगा 5 पाई बॉन्ड, पांचों 5 का सिस्टम मतलब ऑड में तो होता है, तो यहां पे हो जाएगा। तो देखो एक लास्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिसमें कि हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है, और वो है बायफिनाइल ग्रुप्स। मतलब जब मैं फिनाइल रिंग्स को जोड़ दूंगा एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक, जैसे मैंने डबल बॉन्ड को जोड़ा है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, या स्पाइरो को जोड़ा है, वैसे अगर मैं फिनाइल रिंग को जोड़ दूंगा तो क्या होगा? देखो ये सिचुएशन है। अब क्या है कि फिनाइल रिंग कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली है, मतलब C6H6 होता है। तो अब H की जगह मान लो हम A B D और E ग्रुप लगा दें, जो पोजीशंस पे मैंने शो किया है उन पोजीशंस पे, तब क्या होगा? अभी देखो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि A के सामने D है, B के सामने E है, तो ये जो बायफिनाइल है ये शायद ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। पर एक प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है बस, जो 2 फिनाइल को जोड़ने वाला बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। बात समझ रहे हो? 2 फिनाइल को जोड़ने वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? फ्री रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड में। अगर सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है तो ये तो घूमते रहेंगे और फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। या फिर नहीं, इसमें कुछ और भी हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, चलो कोशिश करते हैं। अब सपोज करो कि ADBE इनकी जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। तो केस क्या है? ऐसा है। इस केस में क्या, फ्री रोटेशन अलाउड है, घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना उनकी जगह बड़े ग्रुप अटैच कर देता हूं। बड़े ग्रुप कैसे? जैसे Me, मतलब A की जगह में Me, D की जगह में Br, फिर C की जगह में Me और D की जगह में Br, ऐसा कोई ग्रुप अटैच कर दूं, बड़े बड़े ग्रुप अटैच कर दूं, तो क्या होगा? सीन ये इतने पास है, इतने पास है, रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन लग रहा है। ओहो, बात समझ में आई आपको? यहां पे क्योंकि बहुत रिपल्शंस लग रहे हैं इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब अगर ये अनस्टेबल हो गया है तो इसको इंप्रूव करने के क्या रास्ते हैं? इस स्टेरिक रिपल्शन से बचने के क्या रास्ते हैं? इस स्टेरिक रिपल्शन से बचने का एक बहुत आसान तरीका है, और वो आसान तरीका यह है कि अगर एक रिंग आउट ऑफ द प्लेन चली जाए तो इसको समझने की कोशिश करता है। ये मेरी 2 फिनाइल रिंग है, ठीक है, अभी ये इतनी पास पास है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो जो ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो गया? वो बढ़ गया, यहां आपको दिख रहा है। तो अब स्टेरिक रिपल्शन कम हो गए। पर मैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहा हूं। अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए एक फिर से प्रॉब्लम हो गई। मेरे लिए प्रॉब्लम क्या हो गई? मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि यार वो तो आउट ऑफ द प्लेन चले गए, और आउट ऑफ द प्लेन में हमको पता है कि फिर वो डिस्टेंसेस सेम होने लगेंगी, हम इसका एनालिसिस कर चुके हैं, तो फिर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। इसलिए बायफिनाइल के केस में, दोनों केस में जीआई शो नहीं होता। अगर A, B, D और E ये छोटे ग्रुप्स हैं तो क्या होगा?
HDTF जैसे छोटे ग्रुप, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, फ्लोरीन, ये सब छोटे ग्रुप्स है, तो कॉन्फर्मेशन वो घूमती रहेगी एक रिंग, फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। अगर ये बड़े ग्रुप हैं तो अब फ्री रोटेशन तो नहीं हो सकता, रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड ही है। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? क्योंकि रिपल्शंस लग रहे हैं। दो ग्रुप अगर एक दूसरे के पास आएंगे, ये दोनों अगर एक दूसरे के ऐसे पास हो गए तो ये रिपल्शन लगेंगे, जैसे हमने देखा था, तो सारी दुनिया कायनात हिलने लगेगी, तो फिर रिपल्शन के अनस्टेबल, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से हो जाएंगे, तो फिर वहां पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, पर रिंग आउट ऑफ द प्लेन चली गई सैडली, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो सकता। तो अगर लार्ज ग्रुप हुए ड्यू टू SIR, कोई GI नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है, क्योंकि रिपल्शंस कम करने के लिए रिंग इन द प्लेन वापस नहीं आ सकती। एक बार जो आउट ऑफ द प्लेन चलेगी, कोशिश भी करेगी तो रिपल्शन के कारण वापस अपनी जगह पे, आउट ऑफ द प्लेन की जगह पे चल जाएगी। तो यहां से मेरे को एक जो डबल बॉन्ड वाली बात थी वो याद आई। वो क्या बात याद आई, या फिर मैं इसी से अगर समझने की कोशिश करूं तो एक छोटा सा नोट मेरे बहुत काम का है। वो कैसे कि इवन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स GI शो नहीं होगा, पर अगर ऑड नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स हुई तो GI शो हो जाएगा। ऐसा क्यों है, आओ देखते हैं। ट्राइफिनाइल कंपाउंड अगर आ गया आपके सामने, तो ट्राइफिनाइल इस तरह से रहते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, आपके सामने कंपाउंड भी है। एक रिंग अगर मेरी ऐसी है तो दूसरी रिंग स्टेबल रहने के लिए ऐसी रहेगी। अब देखो उस रिंग पे फोकस करो जो कि जिसके ऊपर D और E वैलेंसीज लगी हुई हैं, D और E ग्रुप लगे हुए हैं जिस रिंग पे, उस रिंग के पास वाली रिंग आउट ऑफ द प्लेन है। ये वाली मेरी वो वाली रिंग है, ठीक है, जिसपे D और E लगे हुए हैं। अब ये तो या तो जो हमारी बीच वाली रिंग है उसके प्लेन में रह सकती है या आउट ऑफ द प्लेन रह सकती है उसके, ऐसे। तो ये कौन से प्लेन में रहेगी? S और R ग्रुप बड़े ग्रुप हैं इस वाली रिंग पे, ये वाली जो मेरी रिंग है ना। D और E ग्रुप बड़े ग्रुप हैं, तो अगर इन दी प्लेन रहेंगे तो रिपल्शन लगेगा, अनस्टेबिलिटी, तो वो आउट ऑफ द प्लेन चल जाएंगे। और अगर वो आउट ऑफ द प्लेन चल जाएंगे तो वो वाली रिंग जिसमें कि ग्रुप A और B थे, ये भी इसी प्लेन में, दोनों वर्टिकल प्लेन में ही है। ओ, ये दोनों सेम प्लेन में आ गए। और अब अगर A B से अलग है और D E से अलग है, जो कि हमारी कंडीशन 2 होती है कि जो टर्मिनल वैलेंसीज हैं उनके ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए हैं, वो वाली अगर कंडीशन हो गई, मतलब C A B और C D E वाला जो हमारा सिस्टम है उसमें A नॉट इक्वल टू B है और D नॉट इक्वल टू E है, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। बात सुनना ही, A नॉट इक्वल टू B, D नॉट इक्वल टू E, तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में है। कंडीशन 1 हमारी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली, वो हम पहले चेक करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्या, देखो अगर AB वाली रिंग, जो मेरी AB वाली रिंग है वो घूम गई, तो फिर वो जो R और Q वाले ग्रुप हैं उसके सामने आ जाएंगे, R और Q ग्रुप उसके सामने आ जाएंगे, तो फिर तो रिपल्शन लगने लग गया, तो वो वापस ऐसे ही रहेगी। सिमिलरली D और E वाली जो रिंग है वो भी नहीं घूम सकती, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, घूम भी नहीं सकते, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। टर्मिनल वैलेंसी सेम नहीं है, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं। एक प्लेन में तो है ही, वर्टिकल प्लेन में दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ट्राइफिनाइल कंपाउंड में GI शो हो सकता है, ठीक है। सो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे आपके सामने ये ग्रुप है, बीच वाली रिंग पे 4 मिथाइल लगे हुए हैं, दोनों साइड वाली रिंग्स में क्या लगा हुआ है, CH3Br CH3Br, सारे कंडीशन है, प्लेन में है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम है और टर्मिनल वैलेंसी सेम भी नहीं है, तो ये GI शो करेगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अब आप इसको सॉल्व करके बताओ कि ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारे लोग इसका आंसर देते हैं कि GI शो करेगा। वो ऐसे ट्रैप में क्यों फंसते हैं, क्योंकि मैंने CH3 और Me लिख रखा है। बात सुनना ही, CH3 और Me तो सेम ही ग्रुप है, टर्मिनल वैलेंसी सेम हो गई तो GI कैसे शो करेगा, तो नो GI इसका आंसर है। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको वो आंसर देने वाला हूं जिसमें से कुछ लोग आप वेट कर रहे होंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये कंपाउंड है, लाइट को खाता है और इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंपाउंड, ठीक है, ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ये किससे बना है, ये बना है इससे। इस वाले कंपाउंड ने लाइट को खाया और ये इसमें कन्वर्ट हो गया।
बात समझना आप मेरी बहुत प्यार से, ठीक है। हमने इससे आइसोमेरिज्म की शुरुआत की थी कि हमारी आंखों में जो हम देख पा रहे हैं वो इस कन्वर्जन के कारण है। जो पहला स्टेप होता है हमारी आंखों को देखने के लिए वो इस कन्वर्जन के कारण होता है। और मैंने तब आपसे बोला था कि ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। अब इन दोनों को देख के आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो कि ये दोनों अलग अलग कंपाउंड कैसे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर ये फिर भी आइसोमर्स हैं। क्यों? अब देखो, जो मेरा ये वाला कंपाउंड है इसका नाम ही सिस 11 रेटिनल होता है। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो ये क्या हो जाएगा सिस। और जो मेरा ये वाला कंपाउंड है इसका नाम ही ऑल ट्रांस रेटिनल होता है। सारे ग्रुप इसमें ट्रांस पे है। हमारा अभी फोकस है वो हाइड्रोजन पे रख रहे हैं तो हाइड्रोजन ट्रांस में है तो ये ऑल ट्रांस रेटिनल। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड है। तो यहां से हमने आइसोमेरिज्म की शुरुआत की थी। तो आपका ऐसे कैसा टूल हो गया जहां पे अगर आपका कोई दोस्त आपसे पूछे या फिर आप आगे होकर बता सकते हो कि पता है हम देख कैसे पाते हैं, उसके बाद जवाब तो होगा नहीं, वो तो बोलेगा रिफ्लेक्शन होता है जो भी। तो आप बता सकते हो कि नहीं 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 यहां पे आइसोमेरिज्म का खेल है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा आइसोमर का यूज है और भी बहुत सारे यूज है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बताता जाऊंगा।